आदमी, सो बताओ। बच्चा को जब मार देता है तो तुम्हारा हमारा गलती है ना। इंसान इंसान का उसमें दखलंदाजी के कारण ना ये जो रेशियो है किसी राज्य में कम है। बेसिकली तो जो नेचर जो है नेचर प्रोवाइड करता है इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है? जब तुम जेनेटिक्स को पढ़ोगे बायोलॉजी में तो वहाँ पर समझोगे जब स्पर्म का फॉर्मेशन है या स्पर्म जब ओवम के साथ में जुड़ेगा तो मेल का एक्स और ये क्या कहते हैं वाई क्रोमोसोम जो होते हैं वो 50-50 जाते हैं ना। तो हम आप ना उसमें दखलंदाजी करके उसको जो है सो बर्बाद कर देते हैं। ठीक है? किसी के यहाँ देखोगे कि किसी के यहाँ अगर लड़की की संख्या ज़्यादा है, तो किसी के यहाँ आप देखिएगा कि लड़का का संख्या भी ज़्यादा है। तो ऐसा ही इसी तरीके से चल रहा है दीन दुनिया, ठीक है? चलिए कम टू द पॉइंट आते हैं कैरेक्टरिस्टिक आपका जो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम हुआ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरेक्टरिस्टिक कहें या इसको हम लोग कह सकते हैं कंपोजिशन, हाँ? तो कैरेक्टरिस्टिक या कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर कैरेक्टरिस्टिक क्या है या फिर आपका ये कंपोजिशन क्या होता है एटमॉस्फेयर का। एटमॉस्फेयर कल बताए थे, एटमॉस्फेयर के बारे में बताए थे कि जो एटमॉस्फेयर हमारे चारों तरफ जो गैसों का जो घेरा है, ठीक? यानी कि हमारी धरती को जो चारों तरफ से जिस गैस ने घेरा है उसी को एटमॉस्फेयर कहते हैं। और इन्वायरमेंट में अंतर हो जाता है कि इन्वायरमेंट में उस गैस के साथ और भी कुछ चीजें उसमें बायोटिक और एबायोटिक सब चीज मिल करके जो हमारे चारों तरफ एक आवरण बनाता है उसको हम कहते हैं इन्वायरमेंट। यही बेसिक अंतर था। तो कैरेक्टरिस्टिक बोलो या फिर कंपोजिशन बोलो, बात इसका सेम है, इसमें कहीं कोई अंतर नहीं होता है। अब इसका हम देखते हैं कि एयर का कंपोजिशन क्या है, किस तरीके का एयर का हमारा बनावट है, किस प्रकार का एयर जो होता है उस एयर में क्या सब है। तो जो धरती की जो सरफेस है उस पर सबसे जो ज्यादा मात्रा में जो गैस मौजूद है वो आप और हम सब आदमी जानते हैं कि नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन के बाद जो दूसरे नंबर पर है वो है आपका ऑक्सीजन। 2 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो जो दो मुख्य रूप से जो गैसेस मौजूद हैं वो है आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। हाँ, इसका कंट्रीब्यूशन कितना है 78% और 20.9% या इसको 21% भी जनरली कहीं कहीं पर आप देखिएगा लिखा हुआ रहता है। तो सबसे ज्यादा मात्रा में जो गैस है वो है ये नाइट्रोजन कंट्रीब्यूटिंग 78%, ऑक्सीजन 20.9%। हाँ, अब आपका इस दोनों को जब आप जोड़िएगा तो ये हो जाता है 78-20-98 98.9% या इसको हम पकड़ लेंगे तो 99%। बच जाता है आपका रेस्ट 1%। ये जो 1% है उसमें विभिन्न प्रकार के गैसेस हैं जिसमें कि आर्गोन है 0.93%, CO2 है 0.03%। इसके साथ साथ कुछ और तरह के गैसेस आपको मिलेंगे, हाइड्रोजन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है और भी विभिन्न प्रकार के जेनॉन है, नियोन है। हाँ, तो ये सब गैसेस पाए जाते हैं इस जो एटमॉस्फेयर में। इस गैसेस के अलावा कुछ कम मात्रा में ही लेकिन वाटर वेपर भी है, डस्ट भी मौजूद है, सॉल्ट्स मौजूद है और स्मोक मतलब ये भी आपको ऐसे पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन। क्लाइमेटिक कल बताए थे कि एक लंबा जो पीरियड जो वेदर का होता है या एवरेज जो वेदर होता है उसी को क्लाइमेट कहते हैं। तो जो पार्टिकुलर जो क्लाइमेटिक कंडीशन और वाटर साइकिल किसी भी एरिया का कैसा होगा। वाटर साइकिल का मतलब हुआ बाबू जो हमारे और आपके यहाँ जो पानी जमीन पर है वो पानी कहाँ गया ऊपर आसमान में जाता है, कुछ पानी जमीन के नीचे चला जाता है लेकिन के द्वारा ऊपर में बादल बनता है और फिर वापस वो जमीन पर आता है। तो यह एक तरीके का चक्र बनाता है, उसी को वाटर साइकिल कहते हैं। ये इसी एयर के सर्कुलेशन के कारण होता है, जो हवा जो बह रही है उसका जो एक सर्कुलेशन होता है उसके कारण ये वाटर साइकिल और इसके साथ-साथ कहीं का क्या क्लाइमेटिक होगा, किस तरीके का क्लाइमेट पाया जाएगा किसी भी एरिया का, वो डिपेंड करता है इस एयर के सर्कुलेशन पर। इसके साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको गैस है, ठीक है? एक लेयर है ओज़ोन, हैं? ओज़ोन का फ़ॉर्मूला होता है, आप लोगों को पता हो शायद O3 तो ओज़ोन का ये फ़ॉर्मूला हुआ O3। तो यहाँ पर एक गैस का
के रूप में एक और महत्वपूर्ण चीज मौजूद है जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन। ये ओजोन कहाँ मौजूद था? स्ट्रेटोस्फेयर में। ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर याद रखना है। ओजोन जो स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ पर आपको ओजोन का भी जो प्रोडक्शन होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, किसके कारण? सन से जो यूवी रेडिएशन आता है वो हाईली एनर्जेटिक होता है। वो हाईली एनर्जेटिक यूवी रेडिएशन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है तो वो O3 का निर्माण करता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक बहुत अच्छा गुड एब्जॉर्बर है। ऑक्सीजन इज अ गुड एब्जॉर्बर। ऑक्सीजन एक एब्जॉर्ब कर लेता है यूवी रेडिएशन को और उसी के प्रेजेंस में यह इफेक्टिवली ब्लॉक कर देता है इस सन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को। ऐसा माना गया है, ऐसा एक अनुमान है कि अगर ओजोन के लेवल में 1% का भी ड्रॉप हो, 1% का भी अगर ओजोन के लेवल में अगर ड्रॉप हो स्ट्रेटोस्फेयर में, तो यह 10,000 संख्या बढ़ा देगा स्किन कैंसर का, केवल 1 साल में। केवल यूएसए में, हम वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे हैं। अगर 1% भी ड्रॉप हो जाएगा ओजोन लेवल का स्ट्रेटोस्फेयर में, तो इसके कारण 10,000 से ज्यादा केस स्किन कैंसर के केवल यूएसए में 1 साल में बढ़ जाएंगे। अब ओजोन है क्या? ओजोन एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन का, मतलब ऑक्सीजन का ही एक रूप है जिसमें 3 एटम पाए जाते हैं। जैसे आप क्या देखते हैं, ऑक्सीजन अगर बोलेंगे तो ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के माने ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल बना करके ऑक्सीजन का निर्माण करेगा? 2 मॉलिक्यूल, इसलिए इसको लिखते हैं O2। और ओजोन का जो निर्माण होता है इसमें 3 एटम मिलते हैं और वो मिलकर के बनाते हैं ओजोन। जैसा कि ऑक्सीजन में, कॉमन ऑक्सीजन में पाया जाता है 2 मॉलिक्यूल और ओजोन में पाया जाएगा 3। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें तो रोल क्या है या किस तरीके का काम करता है? तो रोल ऑफ एटमॉस्फेयर है आपका, इसमें एयर का मेन फंक्शन क्या है? तो कुछ भी इंसेक्ट है या कोई बर्ड्स है या किसी भी चीज, तुम पतंग भी कह सकते हो, बिना हवा के तो पतंग उड़ती नहीं है। मतलब कुछ भी चीज को उड़ने के लिए, एक चलने के लिए यह एक माध्यम है। इसके साथ साथ ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर में जो मौजूद है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को बचाता है। किस चीज से? रेडिएशन ऑफ सन, सन के रेडिएशन, बेसिकली अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से यह हम लोगों को बचाता है। इसके साथ साथ इट हेल्प्स लिखा हुआ है, उसके बाद में आई लिखा गया तो उसको इन कर लीजिएगा। आई के बदला में उसको इन लिख लीजिएगा। तो ये वाला पोर्शन जो लिखा हुआ है इट हेल्प्स इन, यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ है इस लाइन में आप इसको, इस जगह को थोड़ा सा दुरुस्त कर लीजिएगा। तो यह क्या करता है? तो यह मदद करता है विभिन्न प्रकार के स्पोर, पोलन, सीड, इन सब का डिस्पर्सल में। डिस्पर्सल का मतलब होता है एक जगह से दूसरे तरफ स्थानांतरण, एक जगह, एक स्थान से दूसरे तरफ जो उसका ये होता है माने ट्रांसपोर्टेशन होता है, उस ट्रांसपोर्टेशन में यह मदद करता है। हमारे धरती का जो टेम्परेचर है, जो जीवन के लिए जो जरूरी जो टेम्परेचर जितना होना चाहिए उसको भी मेंटेन करने का काम एयर करता है। इसके साथ साथ अगर कहीं पर आग जलाना हो, बाद में जब कहीं पर भी आग जलाने का अगर काम हो तो यह आग तभी जलेगा जब ऑक्सीजन वहां पर मौजूद है। विदाउट ऑक्सीजन आग नहीं जल सकता है। अब देखिए पॉल्यूशन बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पॉल्यूशन क्या होता है? पॉल्यूशन, तो सबसे पहले हमको पॉल्यूशन को समझना पड़ेगा कि पॉल्यूशन किस चीज, क्या किसको कहते हैं। तो यह जो आपका पॉल्यूशन है, हमने तुमको क्या बोला कि जो गैस है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो गैस का मात्रा निश्चित है, क्या मात्रा निश्चित है कि नाइट्रोजन का एक फिक्स अमाउंट रहेगा, ऑक्सीजन का एक फिक्स अमाउंट रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्स अमाउंट रहेगा। हर एक गैसेस का अपना अपना एक फिक्स अमाउंट होता है। अब हम तो अपना ह्यूमन एक्टिविटीज कुछ कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ जो कर रहे हैं तो उसको एयर में ही छोड़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर में ही वो सारा चीज छोड़ रहे हैं। अब ऑटोमोबाइल्स है, एरोप्लेन है या इंडस्ट्रीज है, इन सब चीजों से जो कुछ भी धुआं निकल रहा है वो धुआं कहाँ जाएगा? एटमॉस्फेयर में जाएगा। अब ये धुआं भी तो एडजस्ट करेगा। मान लीजिए कहीं पर गाड़ी है, ट्रेन है, काफी ज्यादा भीड़ है, फिर भी आप देखते हैं कि अब इसमें एक भी आदमी नहीं घुस सकता है। फिर भी क्या देखते हैं कि कुछ समय के बाद में 10 आदमी उसमें आ जाता है, तो वो एडजस्टमेंट करता है। तो यह भी जो ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन या इंडस्ट्री से जो कुछ भी निकला, वो जाकर के एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडजस्ट करने का प्रयास करेगा। तो एडजस्ट तो तभी हो पाएगा ना, कोई भी चीज अगर 100% ही होता है तो 100% अगर बन गया एटमॉस्फेयर में जो गैस है उसमें, अब यह जो चीज एंट्री करना चाह रहा है तो वो उसी 100% में एंट्री उसको एडजस्ट करना है। तो वो क्या करेगा? जो कुछ भी ऐसे गैस हैं
जो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो हाईली रिएक्टिव गैस के साथ वो रिएक्ट करके उसके साथ दोस्ती कर लेगा और वो एडजस्ट कर जाएगा। तो आप जान जाइए कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में जो सबसे महत्वपूर्ण जो गैस है, जो माने कह सकते हैं लाइफ सेविंग, जो ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन होता है थोड़ा-सा बदमाश। ये किसी भी के साथ भी तुरंत रिएक्शन कर लेता है। अब कुछ भी चीज़ अगर हम पॉल्यूशन के रूप में उस एटमॉस्फेयर में छोड़े, चाहे ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन या इंडस्ट्रीज़ और भी विभिन्न प्रकार की चीज़ों से जो कुछ भी चीज़ निकला, वो जैसे ही जाता है एटमॉस्फेयर में सबसे पहला ऑक्सीजन होता है जो उसका स्वागत करता है और उसके साथ वो रिएक्शन देता है। रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा? जैसे ही रिएक्शन करेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा घट जाएगी और इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। तो यही चीज़ जो है सो आपको चेंज करते हैं, जो कंपोज़िशन है एटमॉस्फेयर का जो कंपोज़िशन है, उसको वो चेंज करता है। किसके कौन चेंज हो ऑक्सीजन चेंज होता है तो जो मात्रा है वो चेंज हो जाता है। तो यह एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत बड़ा एक थ्रेट है। एक तरीके से कहो कि धमकी है। क्लाइमेट के लिए भी क्यों? क्योंकि क्लाइमेट आपका डिपेंड करता है एटमॉस्फेयर पर और अगर एनवायरनमेंट को खतरा होगा, क्लाइमेट को खतरा होगा, तो निश्चित रूप से लिविंग बीइंग्स को खतरा हो जाएगा। यानी कि हम, आप, कोई भी जीव-जंतु इसके लिए यह एक खतरे का सबक हो जाएगा। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव पर। ऑब्जेक्टिव जो था मोटा-मोटी जितने लोगों ने बना के भेजा, उसमें हमको लगता है कि किसका गलत था, किसी का था जो 3 गो या 4 हाँ, अंजलि का गलत था 3 या 4 बाद बाकी सभी का एक ही गलत था। कोई-कोई एक क्वेश्चन गलत था। रेस्ट जो है 10 का 10 हमको लगता है कि सब सही किसी का नहीं हुआ है। लेकिन चलिए थैंक यू वेरी मच आप लोगों ने ऑब्जेक्टिव को बनाया। यहाँ पर ओविपेरस आर पहला क्वेश्चन था ओविपेरस। देखो 2 तरह का वर्ड है, ओविपेरस, विविपेरस। ओविपेरस का मतलब जो अंडा देता है, विविपेरस मतलब जो को जन्म देता है, जो अंडा नहीं देता है। तो 2 वर्ड है, एक ओविपेरस तो है ही लिखा हुआ, एक वर्ड होता है विविपेरस। 2 मिनट। इसको भी केवल लगा दोगे हाँ, तो ये हो गया तुम्हारा वीवी पेरस। तो वीवी पेरस मतलब जो बच्चे को जन्म देता है, उसको हम कहते हैं आपका जो बच्चे को जन्म देगा उसको वीवी पेरस बोलेंगे, जो अंडा देता है वो ओविपेरस। तो मुर्गी तो अंडा देवे करता है, सब जानता है। साँपो अंडा देता है, सब जानता है। क्रोकोडाइल भी अंडा देता है, यह भी आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंसर इसका ऑल ऑफ दीज़। दूसरा था कि ओज़ोन प्रोटेक्ट्स बायोस्फीयर फ्रॉम हाई एनर्जेटिक। कौन-सा ऐसा हाई एनर्जेटिक चीज़ है जिससे हमको ओज़ोन बचाता है? तो कितना बार ये तो बताते हुए बड़ा कॉमन आंसर था इसका अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है? देन अगला जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था आपका सॉरी, सॉरी। अगला जो क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यह क्वेश्चन हम तुमको शायद पढ़ाए पिछले चैप्टर में, माइकोराइज़ा के बारे में, ठीक है? जहाँ पर हमने आपको बताया था, ये क्या कहते हैं जो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में फंगस के बारे में जब बता रहे थे कि फंगाई किस प्रकार से मदद करता है, उसी में माइकोराइज़ा का एक एग्ज़ाम्पल था। पता नहीं इसमें शायद इसका क्या कहते हैं नैन्सी का गलत हुआ है ये आंसर। तो यहाँ पर कुछ बच्चे इसको लिखे इंडोपैरासिटिज़्म, कुछ लिखे एक्टोपैरासिटिज़्म, लेकिन एक्चुअली में यह क्या रहता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ रहता है। एक हायर प्लांट के रूट में यह पाया जाता है। देखो, कभी भी यह पैरासाइट के रूप में नहीं रहता है, यह मदद करता है। पैरासाइट अगर रहेगा शरीर के अंदर उसको बोलेंगे इंडोपैरासिटिज़्म, अगर कोई पैरासाइट शरीर के बाहर है उसको बोलेंगे एक्टोपैरासिटिज़्म। शरीर के अंदर का पैरासाइट जैसे हमारे पेट में जो चाली पाया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के और एक्टोपैरासिटिज़्म जैसे आपके सर में जो जू पाया जाएगा, तो वो हो गया एक्टोपैरासिटिज़्म का उदाहरण, खटमल हो गया। एक्टोपैरासिटिज़्म का उदाहरण इंडोपैरासिटिज़्म जो शरीर के अंदर हो। लेकिन ये जो माइकोराइज़ा है, ये हायर प्लांट के रूट में रहता है, उसके साथ एसोसिएशन करके हायर प्लांट से जो कुछ भी भोजन है वो उसको मिलता है, उसके बदला में या माइकोराइज़ा उसको विभिन्न प्रकार के जो रूट बॉर्न डिजीजेज़ है उससे भी बचाता है और कुछ खास तरह के ये मिनरल्स या कुछ खास तरह के न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं, उसके एब्जॉर्प्शन को यह बढ़ा देता है। तो इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, ठीक है? तो इसका आंसर सी होगा। देन है क्वेश्चन नंबर आपका 4
सेवरल प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज प्रेजेंट टुगेदर एट ए प्लेस कॉन्स्टिट्यूएट, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, यानी कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के प्लांट के स्पीसीज की बात हो रही है, अलग अलग तरह के एनिमल के स्पीसीज की बात हो रही है। वो अगर एक साथ किसी प्लेस पर रहेगा तो क्या वो जेनस बनाएगा, पॉपुलेशन बनाएगा, बायोम बनाएगा, कम्युनिटी बनाएगा? नहीं। पॉपुलेशन का मतलब हुआ एक पर्टिकुलर एनिमल का पॉपुलेशन, एक पर्टिकुलर प्लांट का पॉपुलेशन। लेकिन अगर बहुत सारे प्लांट के पॉपुलेशन को और बहुत सारे एनिमल के पॉपुलेशन को अगर हम मिला दें तो उसको तो हम पॉपुलेशन नहीं बोलेंगे, और उसको फिर हम बायोम भी नहीं बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कम्युनिटी। ठीक है, कम्युनिटी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। इसके बाद अलग अलग जो बायोम्स है, जैसे टुंड्रा एक बायोम हुआ, आपका डिजर्ट एक बायोम्स हुआ, तो अलग अलग जो बायोम्स होते हैं ये क्यों बनते हैं, किसके वेरिएशन के कारण, क्या चीज में अंतर आता है जिसके कारण इस तरह के अलग अलग तरह के बायोम्स का निर्माण होता है अर्थ के सरफेस पर? टेम्परेचर के कारण, प्रेसिपिटेशन के कारण, सोलर रेडिएशन के कारण, या सभी के कारण? बिल्कुल सभी के कारण, ऑल ऑफ दीज। देन क्वेश्चन नंबर है आपका 6, जो की एलिमेंट है, जो की एलिमेंट जो डिटरमाइन करता है डिफरेंसेस इन एनवायरमेंटल कंडीशंस, अलग अलग हैबिटेट में, अलग अलग हैबिटेट में किस प्रकार का एनवायरमेंटल कंडीशन होगा, उसको डिटरमाइन करने का जो मुख्य रूप से जो कारक है वो क्या होता है? टेम्परेचर, लाइट, सॉइल, ऑल ऑफ दीज। इसका भी आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। टेम्परेचर भी उसके लिए महत्वपूर्ण कारक है, लाइट भी महत्वपूर्ण कारक है, मिट्टी भी महत्वपूर्ण कारक होता है, इस कारण से इसका आंसर हो जाएगा डी, सॉइल। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पता नहीं काहे गलती किया है। इसमें से कौन सा जो है फिजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है? नहीं लिखा हुआ था, फिजिकल इन्वायरमेंट का पार्ट नहीं है। फिजिकल इन्वायरमेंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, नॉट अ पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फिजिकल इन्वायरमेंट। अब देखिए, फिजिकल जो हमको नजर आता है, ठीक, या जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको हम बोलेंगे फिजिकल। तो टेम्परेचर, लाइट, ह्यूमिडिटी, यह तीनों का तीनों नॉन लिविंग चीज है। तो अदर ऑर्गेनिज्म, सी इसका आंसर होगा, चूंकि नॉट लिखा हुआ है। देन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेरेस्ट्रियल बायोम, टेरेस्ट्रियल का मतलब हो गया जमीन, जमीन का टुकड़ा। तो टेरेस्ट्रियल बायोम यह स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड होता है किसके कारण? तुम लोग शायद फ्लोरा और फाउना में कंफ्यूजन हुआ। फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट, फाउना का मतलब होता है एनिमल। फ्लोरा मतलब हुआ प्लांट, फाउना का मतलब होता है एनिमल। कहीं कहीं बायोलॉजी में आप देखिएगा लिखा हुआ मिलेगा आपको फ्लोरा एंड फाउना, तो इसका मतलब हो गया वेजिटेशन, यानी कि प्लांट पार्ट और एनिमल दोनों को मिला करके, यह बायोलॉजिकल टर्म है। और क्लाइमेट तो आप लोग जान ही रहे हैं, तो यह स्ट्रांगली अगर कोई भी जमीन का कोई भी टेरेस्ट्रियल बायोम है, यह किससे इन्फ्लुएंस्ड होगा? बिल्कुल यह इन्फ्लुएंस्ड होगा आपके सभी से, फ्लोरा से भी, फाउना से भी और क्लाइमेट से भी। लाइकेन, लाइकेन आर दी एसोसिएशन ऑफ, लाइकेन किसके साथ एसोसिएशन करता है? बैक्टीरिया और फंगस, एल्गी एंड बैक्टीरियम, फंगस एंड एल्गी, फंगस एंड वायरस। तो देखो, लाइकेन तुम लोग देखा है कि नहीं देखा है? आपके तो यहाँ पर सिंगवारा के कोचिंग जो है वहां पर, तो जहाँ पर पेड़ पौधा लगा हुआ है वहां पर ढेर सारा लाइकेन उगा हुआ रहता है। तो ऊपर में देखोगे हरा कलर का, जब उसको उखाड़ोगे तो नीचे में तुमको भूरा भूरा मिलेगा। तो यह फंगाई और एल्गी का एक एसोसिएशन होता है, जिसमें एल्गी फोटोसिंथेसिस करके और उस फंगस को खाना देता है। बदले में फंगस क्या करता है, तो वो ये जनरली पाया जाता है चट्टानों पर, पत्थर पर, या वैसे एरिया में जहां पर पानी वानी मौजूद बड़ा दिक्कत से होता है। तो फंगस वहां से पानी किसी तरीके से एब्जॉर्ब करके इस एल्गी को देता है। तो दोनों के बीच में एक एसोसिएशन होता है फंगाई और एल्गी का, उसी को हम लोग बोलते हैं लाइकेन। एक और चीज याद रखिएगा कि लाइकेन को कहा जाता है यह पॉल्यूशन इंडिकेटर है, पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में भी लाइकेन को जाना जाता है। यह वैसे जगह पर ग्रो नहीं कर पाता है जिस जगह पर सल्फर डाइऑक्साइड गैस की मात्रा ज्यादा होगी। वैसा इलाका जहां पर SO2 अगर काफी ज्यादा होगा तो लाइकेन ग्रो नहीं करेगा, है ना। तो एक तरीके से यह क्या किया, ये एक तरीके से आपको पॉल्यूशन इंडिकेटर का भी काम करता है। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर आपका 10वां, लास्ट। लास्ट का तो अभी जस्ट बता दिए, आधी आबादी होती है, तो मैन एंड वुमेन पॉपुलेशन जो है, ह्यूमन पॉपुलेशन में मैन एंड वुमेन का संख्या कितना है, एवरेज रेशियो क्या है, तो वो एवरेज रेशियो होता है 1:1 का।
ठीक है। इसके बाद जो अगला जो चैप्टर है वो है एक महत्वपूर्ण, जो हमारे क्लाइमेट को क्या चीज या किसी भी ऑर्गेनिज्म को किस तरीके से प्रभावित करता है, लाइट। ये हम लोग देखेंगे अगले दिन, यानी कि कल। ठीक है। एनी क्वेश्चन? अब बोलिए, रुकिए वीडियो ऑन करते हैं। बोलो, किसको क्या दिक्कत है? बड़ी हल्ला करता था बीच बीच में। गोपाल बोलता। गोपाल को नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है माना, अब माइक ऑफ कर दो। नॉर्मल नॉर्मल टेम्परेचर माना गया है, नॉर्मल टेम्परेचर कहा गया है, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जिसको हम लोग रूम टेम्परेचर भी कहते हैं। पहला बात इस चीज को समझिए कि हम लोगों को कोई भी चीज नॉर्मल रूप से ग्रो कर सकता है, एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेल्सियस उस पर। अब कहेंगे कि तो फिर तो बड़ा विचित्र बात है कि कश्मीर में जो है टेम्परेचर वहां पर -20 डिग्री रहता है, और चले जाएंगे राजस्थान में, वहां पर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो यस, हमारे बॉडी का अपना एक फिजिकल एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को नॉर्मल रूप से काम करने के लिए चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। लेकिन यह वैरी करता है। वैरी कितना करता है? तो यह 0 डिग्री या -0 से थोड़ा सा कम लेकर के 50 डिग्री सेल्सियस तक हम थोड़ा सा कंफर्टेबल काम कर सकते हैं। थोड़ा सा दिक्कत हमको होगा, लेकिन हम मरेंगे नहीं, ये बात है। और बोलिए। नैन्सी बोलो। बिल्कुल। लाइट जो है, लाइट डिटरमाइन करता है ना कि वहां का क्लाइमेट कैसा रहेगा। किसी जगह का किसी जगह का किसी जगह के क्लाइमेट को या किसी जगह का वेदर कैसा होगा, कैसा है, ये लाइट पर डिपेंड नहीं करता है क्या? सन निकला है, सन नहीं निकला है, तो सन अगर निकला है तो लाइट है, सूरज नहीं निकली है तो लाइट नहीं है। उसके हिसाब से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली मौसम ठंडा में हो जाएगा। अगर सन है तो मौसम गर्म का हो जाएगा। तो लाइट कैसे नहीं क्लाइमेट को अफेक्ट करेगा? अगर लाइट वेदर को अफेक्ट करेगा, आप अपने दिमाग में इतना ही रखिए कि जो चीज वेदर को अफेक्ट करेगा वो निश्चित रूप से क्लाइमेट को भी अफेक्ट करेगा। समझ में आई? और बोलो। 25 25 डिग्री सेल्सियस, हाँ। 25 नॉर्मल। 37 डिग्री सेल्सियस पर भी आप जिंदा रह सकते हैं, लेकिन जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर जो माना गया है उसको 25 डिग्री सेल्सियस माना गया। 37 डिग्री सेल्सियस शायद हम लोगों का बॉडी टेम्परेचर को पकड़ रहे हो। एबायोटिक मतलब जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, जो नॉन लिविंग जितने भी चीज आपके आसपास मौजूद हैं, जो आपको प्रभावित कर रहे हैं, वो हो गया एबायोटिक। जैसे मिट्टी है, पानी है, उसके बाद में आपका जो इन्वायरमेंट है, लाइट है, टेम्परेचर है, ये सारे के सारे फैक्टर हो गए एबायोटिक। और बायोटिक हो गया जितना भी लिविंग थिंग्स है जो तुम्हारे लाइफ को प्रभावित कर रहा है, वो हो गया बायोटिक। हाँ। इडेफिक फैक्टर है आपका यह टॉपिक, इस पर अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, जब यह टॉपिक पढ़ाएंगे। इडेफिक फैक्टर है, इसी चैप्टर में पढ़ना है, उसके लिए घबराओ मत। अभी उस पर डिस्कशन करना दो। स्ट्रेटोस्फेयर बताए थे बाबू कि कल का क्लास तुम नहीं किया था रे। वीडियो देख। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब हुआ कि जो हमारे जो धरती है, धरती के ऊपर अगर तुम आसमान के तरफ देखते हो, तो आसमान के तरफ देखते हो तो जितने एक ऊंचाई तक जैसे जैसे हम बढ़ते हैं तो एक एक स्फेयर है, यानी कि एक एक लेयर मौजूद है। तो 4 लेयर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ठीक है। उसी 4 लेयर में यह तीसरा लेयर है, ठीक है, जो आपको पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर का। और इस स्ट्रेटोस्फेयर में ही आपको मिलते हैं ओजोन, और यही ओजोन का काम है कि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ये करता है, एब्जॉर्ब करता है। एक लेयर है, ये लेयर जो है सो ये मौजूद है 25 से 50 किलोमीटर के बीच में। ठीक है। 25 to 50।
प्रेसिपिटेशन का मतलब हुआ किसी भी लिक्विड सबस्टेंस से सॉलिड सबस्टेंस को हटाना, यानी कि सॉलिड सबस्टेंस से लिक्विड सबस्टेंस हटना। ये एक तरह का केमिकल या रिएक्शन है जिसमें कि सॉलिड लिक्विड को अलग किया जाता है, यही हुआ प्रेसिपिटेशन। तो हमारे नेचर में भी तो इस तरह का काम होता है कि कोई भी चीज सॉलिड पार्टिकल्स से लिक्विड पार्टिकल्स जो अलग होते हैं, तो उसको ही प्रेसिपिटेशन कहा जाता है। और कुछ? ठीक है, बंद किया जाए। अभी देखो 7 तारीख तक क्या टाइम रहेगा वो, और मे बी कल हमको जाना है थोड़ा राजो स्कूल में, फिर एगो ड्यूटी दे दिया है, वहाँ खत्म आदमी सब है। चलो, तो ड्यूटी है तो कल हो सकता है, तो कल आपका क्लास सस्पेंड भी रहेगा, ठीक है। अभी बता दिया जाएगा, उसके लिए आप घबराना नहीं है कि कल का क्लास क्या होगा नहीं होगा, तो कल की बात है। अभी कल अगर हमको जाना पड़ेगा राजू तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ओके, बाय।